अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोनिस क़ादरी हुक चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने जो मौजू रखा है इसमें हुक चैनल में, आजकल ये जो आईसीसी को हम क्रेडिट देते हैं कि जिस तरह उसने एक इस पेंडेमिक को, इस कोविड से फाइट करते हुए और इसमें समझें कि एक तरीके से विनर ही आए हैं और क्रिकेट जीती है। जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की टीम कई सीरीज़ ख़त्म हुई, इसके बाद अब पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ जारी है और लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं बगैर तमाशाइयों के। है तो हमारे साथ मैं नईम को दावत देता हूं कि नईम उल हक जो कि साबिक फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, और मैं इनको दावत देता हूं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड और इससे पहले वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ हुई उस पर कुछ डिस्कस करते हैं। तो नईम उल हक, आपकी क्या राय है? आपने मैच देखा दोनों, पाकिस्तान का भी और इससे पहले वेस्ट इंडीज़ की पूरी सीरीज़? वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड ने ये सीरीज़ जो थी जो कि 2-1 से जीती है, तो इस पे आप कुछ कमेंट्स करें, फिर हम सरफराज भाई की तरफ चलेंगे। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, और जो नाज़रीन हमें देख रहा है उसको भी सलाम वालेकुम। सरफराज भाई को खासकर बहुत अरसे बाद सरफराज भाई से मुलाकात हो रही है। अच्छा, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का तो ऐसा है कि पिछले अगर आप 3-4 सीरीज देखें तो वेस्ट इंडीज हमेशा पहले 1-2 मैच बहुत अच्छे खेलती है अगेंस्ट इंग्लैंड। लास्ट टाइम भी वो आए थे, उन्होंने 350 प्लस चेस किए थे और कर दिए थे एक मैच में, और उन्होंने शायद सीरीज बराबर की थी। उसमें शायद होप ने किए थे जो इस दफा बिल्कुल नहीं चल सका। और उनका एक ब्लैकवुड है, वो हमेशा इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेलता है। 95 के लास्ट मैच वो इतना किसी और के खिलाफ इतना अच्छा खेलता नहीं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा अच्छा खेलता है। उन्होंने अपने कंट्री में भी उनको सीरीज हराई थी इंग्लैंड को, तो उनका कुछ रिकॉर्ड अच्छा है इंग्लैंड के खिलाफ। फिर बाद में वो थोड़ा हल्का पड़ जाते हैं, लेकिन इस दफा भी वो पहला मैच बहुत अच्छा खेल, तो वो खिला नहीं रहे थे और एट लास्ट मोमेंट उसको उन्होंने चांस दिया, उसने नॉ आउट किए थे उस मैच में। आई थिंक ही इज द मैन ऑफ द मैच। और उसमें जो इंग्लैंड की है, जो मैं समझता हूँ इस वक्त जो इंग्लैंड की टीम है, उसमें 2 से 3 बैट्समैन ऐसे हैं, बाकी सब नए लड़के हैं। एक तो वो बहुत डिपेंड करते हैं जो रुत पे, मेन प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, प्लस बैन स्टोक। बाकी रेस्ट ऑफ द टीम जो है वो इतनी रिलायबल नहीं है उनकी। बर्न्स है, वो अच्छा खेलता है, ऐसा लगता है हर बॉल पे आउट होगा, लेकिन आउट नहीं होता वो अच्छे रन्स कर रहा है। बाकी उनकी बॉलिंग तो हमेशा से अच्छी रही है। जेम्स एंडरसन है, क्रिस ब्रॉड है, प्लस वॉक्स है। मैं तो वॉक्स को सबसे अच्छा बॉलर मानता हूँ, लेकिन वो इतने आउट नहीं करता। बाकी उनका वो इन्होंने एक बेस्ट स्पिनर खिलाया है, इज अ प्रीटी गुड ऑफ स्पिनर, और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। तो बाकी फिर पाकिस्तान की हम बाद में बात करेंगे, सरफराज भाई से इसका ओपिनियन। असल में ये जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज थी, ये जो है ना, ये तकरीबन तमाम ही लोगों ने देखी, लेकिन बगैर तमाशाइयों की थी ये। और ये समझे कि रोज बॉल क्रिकेट ग्राउंड पे पहला टेस्ट हुआ था, जो पाकिस्तान अब दूसरा और तीसरा टेस्ट वहीं पे खेलेगी, और उस पर शैनन गैब्रियल मैन ऑफ द मैच हुए थे, उन्होंने 9 विकेटें ली थी। तमाम पेस बॉलर्स, इंग्लैंड की तरफ से भी पेस बॉलर्स ने आउट किए थे और वेस्ट इंडीज की तरफ से भी पेस बॉलर्स ने आउट किए थे। तो पाकिस्तान का जब हम डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ जहन में रखेंगे कि विकेट जो है सपोर्टिंग होती है पेस बॉल को। वैसे तो एक चीज मैं और इसमें इंटरप्ट कर दूं तुम्हें कि बैन स्टोक जो है वो आउट हो गया रेस्ट ऑफ द सीरीज, वो न्यूजीलैंड चला गया अपनी। अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके वालिद साहब की तबीयत खराब है। वो बेसिकली तो न्यूजीलैंडर है और उनके वालिद साहब की वहाँ तबीयत खराब है, तो वो उसको वहाँ जाना पड़ा। अब उसकी जगह किसको लेते हैं? उसकी जगह ये लोग यानी वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की टीम जो है जैक क्रॉली को इंटरेस्टेड है कि उसको 12 लिया जाएगा। अभी हम इस पे डिस्कस करते हैं। और असल में अभी तो हम वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज पे सरफराज भाई की भी ओपिनियन लेते हैं। थोड़ा सा मैं ये बताता चलूँ कि ये जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज है, ये असल में विजडन ट्रॉफी है। विजडन ट्रॉफी के लिए था ये लास्ट विजडन ट्रॉफी। इसके बाद ये रिटायर्ड हो गई। ये विजडन ट्रॉफी वो एमसीसी लॉर्ड्स में जाके वो रख दी जाएगी ट्रॉफी। ये ट्रॉफी 1963 से शुरू हुई थी। अब इस ट्रॉफी का नाम, ट्रॉफी तो ये वापस चली गई, और ये इसमें तकरीबन 14 मैच, तकरीबन क्या 14 मैच जो है वेस्ट इंडीज ने जीते थे, 10 इंग्लैंड ने जीते थे और 4 जो है ड्रॉ हुए थे। अब जो ये नई जो सीरीज जो होगी, टेस्ट सीरीज की में सिर्फ ये मिलती है, इसमें वनडे या T20 का कोई जिक्र नहीं होता। टेस्ट सीरीज भी, और ये विजडन ट्रॉफी इस वक्त इंग्लैंड के पास है, लेकिन अब ये रिटायर कर दी। अब इसकी जगह इन्होंने नई ट्रॉफी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। उसके भी शो तो नहीं किया उन्होंने कौन सी ट्रॉफी है, लेकिन ये कहलाएगी रिचर्ड और बोथम ट्रॉफी।
इसका नाम होगा रिचर्ड एंड बोथम ट्रॉफी। जो सीरीज जीतेगा उसको ये दी जाएगी। चूंकि रिचर्ड और बोथम में बहुत शदीद राइवलरी थी और दोनों अपने अपने मुल्क को अकेले नुमाइंदगी कर रहे थे समझे एक तरीके से, और दोनों बेहतरीन दोस्त भी थे एक साथ। और ये समरसेट से भी खेलते थे दोनों, तो समरसेट पे एक ही मकान को शेयर करते थे, ये बेहतरीन दोस्त भी हैं। तो इसमें एक ये कि राइवलरी, ग्राउंड में राइवलरी, उसके बाद ये बेहतरीन दोस्त थे। तो उसी चीज को सामने रखते हुए मेरे ख्याल से ईसीबी ने और वेस्ट इंडीज के जो बोर्ड है CWI ने, उन्होंने ये फैसला किया कि इसका नाम रिचर्ड और बोथम ट्रॉफी का नाम रखा जाए। बाहर ये तो एक इंफॉर्मेशन थी। अब मैं सरफराज भाई से कहूँगा, सरफराज भाई ये जरा पिछली सीरीज का हल्का सा जायजा ले लें वेस्ट इंडीज का। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो वाकई इसमें आईसीसी विनर, आईसीसी या ये जो पॉकेट ऑफ, ये जो तमाम लोग थे जिन्होंने खेला है, तो इसमें क्रिकेट जीती और कोविड को इन्होंने शिकस्त दी। सीरीज तो नो डाउट इंग्लैंड ने जीती, लेकिन हम इसमें कह सकते हैं बिलाशुबा कि इस सीरीज को जो जीता है वो इंग्लैंड ने या वेस्ट इंडीज या पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स ने मिलकर जीता है। और इसमें हमने कोविड को शिकस्त दी है। आईसीसी को इसका क्रेडिट जाता है, तमाम प्लेयर्स को इसका क्रेडिट जाता है, तमाम मीडिया वालों को, क्योंकि उनको सबको आइसोलेशन में रहना पड़ा है। बहुत टफ सीरीज थी और ये तमाम क्रेडिट, और हम इसको बिलाशुबा ये कह सकते हैं कि दुनिया ने इसको देखा कि ये इन्होंने कोविड को शिकस्त दी। तो ये तमाम को क्रेडिट जाता है और हम इसका बहुत, और इसमें हमें क्रिकेट की वापसी हुई है, बहुत सबसे खुशाइंद बात, हमें कुछ देखने को मिला। बहुत लोग सरफराज भाई आपका आवाज आ रही है मेरी? सरफराज भाई आपको खुशामदीद कहता हूँ। सरफराज हसन हमारे साबिक फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है हाउस बिल्डिंग से क्रिकेट खेली, कराची यूनिवर्सिटी से क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। इसके अलावा इसके बाद गुज़िश्ता 10 साल से जो है ना मीडिया से वाबस्ता हैं, कमेंट्री करते हैं और एक्सपर्ट कमेंट के तौर पे, एनालिस्ट के तौर पे। अभी आजकल ये 98 चैनल और 96 चैनल से वाबस्ता है। पीटीवी से भी इनके साथ वाबस्ता रहे ये। लेकिन इनकी एक जो ये हमेशा इनका भी, जैसे नईम के साथ बात है, इसी तरह इनका भी यही है कि इन्होंने जवानी से लेके अब तक जो है क्रिकेटर्स में और मीडिया के लोगों में जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्हीं के साथ उनकी जिंदगी गुजार रहे हैं अभी भी। और इनकी एक जोड़ी बड़ी मशहूर हुई थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात से मैं उनके बारे में, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, इनकी जो जोड़ी थी तौफीक तिरमिज़ी भाई थे, वो ये जोड़ी बहुत मशहूर थी हर जगह कमेंट्री में गुज़िश्ता 10 साल से। और कमेंट्री में भी, एक्सपर्ट कमेंट्री में भी, मुख्तलिफ चैनल में हमने देखा उनकी आवाज़ भी बहुत बेस के साथ थी, बहुत अच्छी आवाज़ थी। सरफराज भाई की भी बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत अच्छी नॉलेज है दोनों की। तो ये दोनों बड़ा अच्छा डिस्कस करते थे। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उनको हम मिस कर रहे हैं। अगर वो आज होते तो आज हमें नहीं, हम उनको भी शामिल करते हैं। हम चारों, मुझे लग रहा है सरफराज भाई से हमारा रब्ता नहीं मुमकिन नहीं है क्योंकि उनके कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो मैं और नईम से, हम और नईम इस पे डिस्कस करते रहते हैं। हेलो, अच्छा तो सॉरी मोनिस है जी आ गए आप। सॉरी तो मैं भी तौफीक भाई का जिक्र कर रहा था। आपका भी, आप जीदा हो गए, सॉरी, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, हमारे भी बहुत, हम भी उनको दिल अजीज आदमी थे। वो तो जो महफिल की जान होते थे, आप और सर दोनों मिलके। बाहर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी फैमिली को सब्र दे, और आपको भी, आप बहुत क्लोज थे। तो आमीन आमीन। अगर आप तौफीक भाई के बारे में कुछ कहना चाहें, उसके बाद आप वेस्ट इंडीज की सीरीज के, फिर हम पाकिस्तान की सीरीज को डिस्कस करेंगे। जी सर। शुक्रिया नईम, शुक्रिया मोनिस। आपने सैयद तौफीक तिरमिज़ी की बात की, ये एजाज की बात है, आपने उन्हें याद रखा। बहुत बेहतरीन लेग स्पिनर थे और कराची में बहुत मशहूर थे। कमेंटेटर, एक्सपर्ट की हैसियत से मशहूर रहे जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी, और जब तक वो क्रिकेट खेलते रहे राइट आर्म लेग स्पिनर, गुगली बॉलर थे और बहुत करीब रहे हमारे सबके, और बड़ी जादिब शख्सियत थे, बड़े अच्छे शख्सियत थे। आपने उनका जिक्र किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह ही अच्छे क्रिकेटर यादों में रहते हैं। अब आपने उसके बाद कोविड का जिक्र किया, तो कोविड के लिहाज से पाकिस्तान में खुशखबरी यह है कि तकरीबन 90% काबू पा लिया गया है, और ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए स्पेशली। और क्रिकेट के ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स के ग्राउंड कल से खुल रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये खुशखबरी पाकिस्तान की तरफ से है। अब आप बात करेंगे वेस्ट इंडीज सीरीज की और इंग्लैंड के साथ जो हुई, तो पहला टेस्ट मैच तो जीत लिया था वेस्ट इंडीज ने, और बड़ी आसानी से जीत लिया था। अगर उसको देखा जाए तो गलती थी बेन स्टोक की या उस पूरी मैनेजमेंट की कि उस पिच पर टॉस जीतने के बाद बैटिंग कर ली और 204 रन पर आउट हो गए थे। बहरहाल वो टेस्ट मैच बहुत आसानी से चेज किया था वेस्ट इंडीज ने और जीत लिया। लेकिन सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच जो हारे हैं, उन्होंने टॉस जीतने के बाद उस पिच पर फील्डिंग करने का फैसला किया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और थर्ड टेस्ट मैच में भी उन्होंने एक ऑफ स्पिनर ऐड किया था कॉर्नेल को, और पिच में थोड़ा टर्न भी था, लेकिन वहां भी वो गलती कर गए और वहां भी उन्होंने बैटिंग नहीं की, और ये दोनों गलतियों का खमियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ा कि सीरीज हार गए। लेकिन जो स्पेशल
खसूसी बात की जाए, वो बात इस वक्त दुनिया में जो टॉप बॉलिंग है वो इंग्लैंड के पास। दोनों पेसर्स जो हैं 1000 से ज्यादा विकेटों के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, जेम्स एंडरसन और क्रिस ब्रॉड। उसके बाद आते हैं जोसेफ आर्चर, बहुत तेज करते हैं, बहुत पेस है उनका, और क्योंकि वो वेस्ट इंडियन है, लचकदार जिस्म है, बड़ी पेस से 90 माइल पर आवर से करते हैं। और बॉक्स को तो आपने देख लिया, वो पिछले अभी पाकिस्तान की तरफ जब आएंगे तो उनकी बैटिंग का जिक्र करेंगे, अभी तो बॉलिंग का जिक्र कर देते हैं। वो ऑफ द विकेट जो आगे से गेंद करते हैं, उनका गेंद टप्पा खाने के बाद तेज निकलता है, जो उनकी खसूसियत है। और यही वही चीज है कि उसमें वो विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं। अगर समराइज कर ले इसको, इंग्लैंड और वेस्ट सवाल इंडीज, आपसे पहले ये है कि अगर पहले टेस्ट में ब्रॉड की इंडक्शन हो जाती तो क्या आपका क्या ख्याल है? ब्रॉड को इन्होंने, जबकि ब्रॉड को मैं बताता चलूं कि ब्रॉड जो है उन्होंने 500 विकेट इसी में मुकम्मल की, 501 विकेट जब ली तो उन्होंने पूरी सीरीज जीत ली और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। तो ये आपको और चीजें भी, और एलिमेंट्स भी होंगे नो डाउट, लेकिन अगर ब्रॉड को पहली मैच में इंडक्ट किया जाता एज ए, आपका क्या ख्याल है उसका, अगर उनकी शिकस्त को देखो? जी बिल्कुल ठीक है। तो वो एक की जगह दो गलतियां की इंग्लैंड ने। नंबर एक, टॉस जीत के जी जी बैटिंग की। नंबर दो, सारा गुस्सा सेकंड टेस्ट में आके ब्रॉड ने उतार दिया, और वो 44 गेंदों में 62 या रन भी कर गए थे। और बॉलिंग आपने देखा कि उन्होंने 6 आउट किए। बहुत जान मारते हैं। जब वो इंडिविजुअल मेहनत करते हैं तो उसका फायदा सारा इंग्लैंड को होता है। तो उन्होंने आते ही सेकंड टेस्ट में प्रूव किया कि उन्हें जो बिठाया गया था वो गलत बिठाया गया था। उसका नुकसान इंग्लैंड को हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान। और मैं समझता हूँ 204 रन के बाद जो 300 रन किए थे वेस्ट इंडीज ने आके, अगर क्रॉस ब्रॉड टीम में होते तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता और शायद वो मैच भी वेस्ट इंडीज के लिए मुश्किल हो जाता। नहीं, बेहतरीन आपने समराइज किया। नहीं, जी आप कुछ मोनित, कहना चाहेंगे वेस्ट इंडीज के बारे में, या सरफराज भाई से कुछ सवाल करना चाहेंगे आप? नहीं सरफराज भाई, मेरा क्वेश्चन है, ये जो बैस जो है, जो ऑफ स्पिनर खेल रहा है, मोइन अली भी उनके पास एक ऑफ स्पिनर है, उसको मेरे ख्याल उन्होंने वनडे का वाइस कैप्टन भी बना दिया है। तो आपके ख्याल में बैस ज्यादा बेहतर है, या अगर वो मोइन अली को इंक्लूड करें तो मोइन अली ज्यादा यूजफुल होगा इंग्लैंड के लिए? अच्छा क्वेश्चन है नहीं तुम्हारा, लेकिन फर्क ये है कि बेस्ट जो है जेन्युइन ऑफ स्पिनर है और उसके साथ बैटिंग कर लेता। 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ वो खेला था और उसने 57 रन की इनिंग भी बहुत अच्छी खेली थी। तो उन्हें जेन्युइन ऑफ स्पिनर चाहिए था। यहाँ पर जो है बैटिंग ऑलराउंडर है मोइन और वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो इंग्लैंड को जेन्युइन ऑफ स्पिनर 5 दिन के लिए चाहिए, वरना मोइन खान से अगर कंपेयर करें तो मोइन खान के तजर्बे के साथ बहुत फर्क है दोनों में। लेकिन ये जूनियर जरूर है, लेकिन एस बाउलर अगर टीम में शामिल होता है तो 5 की क्रिकेट के लिए बेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन उसके साथ वो मैं उसकी वेस्ट इंडीज की सीरीज देख रहा था, तो वो जो भी इनिंग खेलता है वो 30-35 नॉट आउट करके जा रहा था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। हर इनिंग में वो अच्छा खेला, बैस बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। मैं तो मेरे लिए तो एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता था जब मोइन अली को इतना चांस दे रहे थे वो, और मोइन अली आके अपनी विकेट थ्रो कर देता था। तो मैं कहता था इतनी बड़ी टीम से ये खेल रहा है और ये नीचे आता है और एकदम अजीब सा स्ट्रोक खेल के आउट हो जाता है। उसके बनिस्बत आप बैस को देखें, वो अपनी विकेट थ्रो नहीं करता, वो फाइट करता है, 35-40 नॉट आउट करके जाता है। नहीं, आप बिल्कुल जवाब दुरुस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 2018 में भी जो उसने इनिंग पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी तो उसका हाईएस्ट वही 57 है। और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आपने देखा कि मुसलसल वो जिस नंबर पे भी खेल रहा था, 30, 35, 32, एक अच्छा, जहां पर इतनी रन की जरूरत होती है जिस नंबर पर वो बैटिंग कर रहा था। और बॉलिंग ये कि स्ट्रिंग बहुत है उसकी बॉल में, पढ़ने के बाद निब बहुत अच्छा है, और जिस विकेट में स्पिन हो तो वो ब्रेक भी करता है। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल आप दोनों ने मास्टर, बहुत अच्छा। अब हम अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें तो मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की टीम पे, पाकिस्तान की अब जो प्लेइंग 11 पे तो खैर हम अगले मैच की तो अलग है, जो खेली इस बार मैच में, जो ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान ने बहरहाल, पाकिस्तान को अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान ने तकरीबन बल्कि इंग्लैंड की टीम जो है वो नाइफ एज पे रही थ्रू आउट द 3 डेज, और चौथे दिन भी 117 पे 5 थे। उस वक्त तक जो है ना इंग्लैंड की टीम बिल्कुल नाइफ एज पे थी। पूरा जिस वक्त से टॉस हारे हैं वहां से लेके अब तक, जब तक ये 117 के 5 थे, उस वक्त तक इंग्लैंड की टीम बिल्कुल, और तकरीबन जो सर्वे आ रहा था टीवी पे भी और जो हमने देखा उसमें भी पाकिस्तान का 87% उस वक्त चांसेस थे जीतने के, और इंग्लैंड के बिल्कुल भी ब्लिंक होते चले जा रहे थे। लेकिन फिर जब हमने देखा कि ये 2 पार्टनरशिप लगी तो उसमें, अच्छा मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो जॉस बटलर है,
ये इनकी कीपिंग तो आपने पता है कितना बड़ा सवाल है, निशान थी, इन्होंने तमाम रन कराए इसमें बहुत हाथ था। लेकिन कुछ ये नहीं लगता कि ये चाहते हैं कि मुझे टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया जाए और मैं वनडे और T20 का खेलूं, ताकि वहां पे पाकिस्तान की तरह मेरे ख्याल से माहौल नहीं है कि जी मैं नहीं खेल रहा टेस्ट मैच। तो कुछ इन्होंने इस तरीके से भी कोशिश की, लेकिन बहरहाल एक मेरे जहन में एक आइडिया है, लेकिन है वो नहीं सकता ये। तो बहरहाल आप सरफराज भाई आप जरा इस पे बताएं कि रोशनी डालें पाकिस्तान और इंग्लैंड के पहले मैच पे। जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड के पहले मैच की अगर बात करें तो जब तक शुरुआत की बात है, बहुत अच्छा डिसीजन था इस चीज का कि इन्होंने टॉस जीतकर ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर में बैटिंग की। उसका अगर देखा जाए तो बहुत सारी टीमें डर जाती हैं वहां ग्रास देख के, पिच के ऊपर या पिच को देख के कि ज्यादा ये 1-2 घंटे मुश्किल खेलेगा, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि उसको जो कवर दिया हुआ है उन्होंने, उसमें हीटर भी लगे हुए हैं और चिलर भी लगे हुए हैं, तो वो विकेट में मॉइस्चर नहीं होता है ऐसा अंदर, जो बारिश भी बाहर होती है, तो एक वो बड़ी जबरदस्त चीज है ये उनकी। तो ये जो टॉस जीत के पूरी मैनेजमेंट को ले लें, जो चारों कोचेज हैं वो भी ले लें और अजहर अली को भी ले लें, बहुत अच्छा इन्होंने टॉस जीता और 300 रन जो बनाए उसमें जितना शान मसूद को चांसेस मिले वो तो क्रिकेटर को मिलते हैं होने और मिलना चाहिए, जो कैचेस छूटते हैं। बटलर ने खराब विकेट कीपिंग की, लेकिन 156 रन की इनिंग शीट एंकर रोल भी किया और वो डिसाइसिव इनिंग थी जो पाकिस्तान ने लीड ली। और बॉलर्स को भी आप अगर पहली इनिंग में देखें, बहुत अच्छी बॉलिंग की, सबकी तरफ चले जाते हैं, सभी को तारीफ करनी पड़ेगी। मोहम्मद अब्बास ऐसा बॉलर है जो लंबे स्पेल कर सकता है। बेन स्टोक्स की प्राइस विकेट थी 12 रन पे जब 3 आउट किया, और 219 रन करने के बाद जितने भी मैंने चैनल पे डिस्कशन की या कोशिश लोगों से बातचीत की और जो कुछ मैंने सुना स्काई स्पोर्ट्स से, वो यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान अभी ये मैच आराम से जीत जाएगा, 107 रन की लीड है और पाकिस्तान 200 प्लस रन करेगा और इस मैच में फातेह हो जाएगा, यही बातें हो रही थी। लेकिन जैसे ही शान मसूद वहां पर आउट हुए थे करते हुए, खराब शॉट खेल गए और वो ऐसा टाइम था, मैंने ये कहा वहां पे जिस चैनल के साथ हम मुंसलिक हैं, जब बात कर रहे थे तबसरे और तजजिए हो रहे थे, तो हमने उस वक्त ये बात की थी कि ये विकेट जो पाकिस्तान की गिरी है ये इंग्लैंड के लिए प्राइज विकेट हो गई और ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को मुश्किल हो। लेकिन एक वक्त ये आया कि असद शफीक और रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे और आपको पता है कि 75 टेस्ट मैच लगातार हो गए असद शफीक के। कितने सीनियर प्लेयर हैं दुनिया के, मैं पाकिस्तान के नहीं कह रहा इस वक्त, मैं ये कह रहा हूँ दुनिया के सीनियर प्लेयर्स में वो शमूलियत अख्तियार कर गए। 75 टेस्ट मैचेस वो नॉन स्टॉप खेल रहे हैं, कितने सीनियर हैं अंदाजा कर सकते हैं आप। 28 रन पे मेरा ख्याल है वो बैटिंग कर रहे थे, 29 रन पे जब वो रन आउट हुए और इतना खतरनाक रन था। डिसाइड वो मैच का रिजल्ट है। अगर आप कहें कि कहाँ गलती हुई, कैसे पाकिस्तान मैच आ रहा है, तो वो असद शफीक की वो विकेट है जो वो रनआउट की शक्ल में इंग्लैंड को दे बैठे। अगर आप उसको निकाल के फिर देखें या हमारे देखने वाले देखेंगे उसको बार बार देखिए आप कि उन्होंने पहले कॉल में झिझके हैं, रिजवान रुका है, जब रिजवान रुका है तो कॉल में नो कर सकते थे, मना कर सकते थे, दोनों वापस हो सकते, 50-50 चांस होते रिजवान के आउट होने के, असद शफीक शेफ हो जाता और असद उस वक्त बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो ये तो टर्निंग पॉइंट हुआ जो चौथी विकेट गिरी आपकी 137 पे आउट होने के बाद। अब जो अगले दिन आए बहुत अच्छे 32 रन आपको मिले, जो 21 रन यासर शाह ने डाल दिए थे 3 ओवर, आप फिर 277 पर सेफ थे। क्योंकि अगर बॉल टू बॉल हम सारा मैच देखते रहे, उसको स्काई स्पोर्ट्स से हम सुन रहे थे, विकेट में इतना ज्यादा बाउंस हो गया था और विकेट वेयर एंड टेयर इतना ज्यादा हो गया था कि बेन स्टोक जिस गेंद पे आउट हुए राइट आर्म लेग स्पिनर यासर शाह की, वो बाउंसर थी, वो अपने फेस के बाद कैच कर रहे थे रिजवान और पॉप हो गया था, गेंद हाथ से निकल गया था दोबारा की। लेकिन 117 पे 5 आउट करने के बाद मोनिस मुझे ये इजाजत दे, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता कभी भी पाकिस्तान टीम को या किसी भी टीम को, लेकिन बैड कैप्टनसी। और जिस वक्त टी ब्रेक हुआ है उस वक्त भी 167 पे 5 खिलाड़ी आउट, 110 रन बाकी थे और हमारे 4 लेजेंड प्लेयर जो कोचेस की हैसियत से बाहर बैठे हैं, उन्होंने क्या समझाया अजहर अली को, उन्होंने चारों, मुश्ताक ने लेग स्पिनर को क्या समझाया, यूनुस वकार यूनुस ने फास्ट बॉलर को क्या समझाया, और हमारे जो सीनियर कोच है मिसबा या उनके साथ जो दूसरे यूनुस है उन्होंने भी समझाया होगा। टीम 20 मिनट थे इनके पास, लेकिन उसके आने के बाद बहुत खराब वो विकेट, जो ऐसा लग रहा था कि हर दूसरी तीसरी बॉल पे प्लेयर आउट हो सकता है और एकदम सीधा लगने लगी। और उसमें जो सबसे गलत काम किया गया वो जो 5-6 ओवर राउंड द विकेट आके किए हैं यासिर शाह ने, उसमें उनको रन भी खोल दिए और उनके आउट होने के जो चांसेस थे ओवर द विकेट बॉलिंग के वो खत्म हो गए। नौजवान खिलाड़ी जो थे आपके
आपसे दोबारा बात करता हूँ। जी नहीं, बोलिए। आप ये बताएंगे जो टीम की सिलेक्शन थी उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या वो सही थी? जिस तरह से वो 2 लेग स्पिनर, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अजहर अली खुद भी लेग जितने अजहर अली लेग स्पिन भी कर सकते हैं, यानी आप अगर देखा जाए तो 3 लेग स्पिनर के साथ he started his career as a leg spinner लेग स्पिनर, and तो then he अब आप changed it as a देखें 3 batsman. लेग स्पिनर। और फिर हम एक दो आपसे 2 सवाल में ये जरूर, एक तो ये सवाल है टीम की सिलेक्शन पे भी, और इसके अलावा एक सवाल ये है कि जो मैं जैसे सरफराज भाई ने बताया कि असद शफीक कंटिन्यूसली मैच खेल रहे हैं, हमने कोई सीनियर प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी कि बूस्ट अप करने के लिए या कोई कोई शोर मचा रहे हो या कोई टीम को जेल करने की कोशिश कर रहे हो। अजहर अली अलग खड़े हुए हैं, सीनियर प्लेयर्स अलग खड़े हुए हैं, और इसी तरीके से हमने देखा कि तो इस पे आप जरा जल्दी से कोई डिस्कशन कर लें क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। फिर हम टीम तो मेरे हिसाब से 2 चॉइसेस बन रही थी। नंबर 6 पे एक स्पॉट खाली था जो फवाद आलम, शादाब खान, और मैं तो सरफराज को भी कंसीडर कर रहा था एज ए बैट्समैन, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका, उन्होंने शादाब को खिलाया। तो मेरे हिसाब से फिर जब शादाब खेला तो वो तो एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेला, क्योंकि टोटल इनिंग में उसने 11 ओवर किए, और जो पहली इनिंग में उसने 4 ओवर किए थे या 3 ओवर किए थे, 3 ओवर में उसने 11 रन दे के 2 आउट किए थे। और वो उसने मैं इसको फिगर आउट कर रहा था कि अगर शादाब दूसरी इनिंग में तो खेलने नहीं देगा, क्योंकि शादाब का बॉल बाउंस हो रहा था और ब्रेक हो रहा था बॉल। एक तो अंडरबोल्ड हुआ शादाब खान, क्योंकि जब आपके तेज बॉलर थे वो गेंदे कर रहे थे तो वो कोई ऐसी इफेक्टिव गेंदे नहीं कर रहे थे। उस वक्त आप शादाब को कर सकते थे, शादाब भी उतनी मार खाता जितने तेज बॉलर मार खा रहे थे। और दूसरा मेरा सरफराज भाई से ये सवाल है, जब तेज बॉलर बॉलिंग करता है तो वो बाउंसर नहीं करता। मैं तो तेज बॉलर को मानता ही नहीं जो बाउंसर ना करे। तो मेरे हिसाब से टीम पूरी सही थी, शादाब और फवाद आलम में से एक की जगह बन रही थी, तो वो शादाब खान खेल गया, बहुत अच्छा खेला। अब उसको आप ड्रॉप किस तरह करोगे? उसने बहुत अच्छे 45 रन बनाए, उसने आके मोमेंटम चेंज किया था। उसके बाद शान मसूद ने भी स्ट्रोक खेलने शुरू कर दिए, जब वो आया उसने थोड़े स्ट्रोक खेले, क्विक सिंगल लिए, तो फिर चेंज हो गया। तो मैं ये सरफराज भाई से सवाल करता हूँ कि तेज बॉलर जो है जो सीनियर प्लेयर्स थे उनका आपने देखा कि क्या रोल था उसमें? कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही थी क्या? वो असल में मोनिस हो ये गया है कि वो हर आदमी, तो वो असल में इस तरह की सीरीज हो रही है कि दूर दूर बैठना पड़ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो मेरी समझ में नहीं आया। यूनुस तो अपनी बैटिंग के वक्त बाहर बैठा हुआ था, बॉलिंग के वक्त मैंने देखा नहीं कि वकार यूनुस की कोई हिलजुल हुई। जो सीनियर प्लेयर थे जैसे असद शफीक है या और दीगर जो प्लेयर हैं वो लोग वो इन्वॉल्व नहीं दिखे कहीं भी कभी डिस्कस करते हुए या किसी बॉलर को एडवाइस, जैसे इमरान खान, नियादाद, सभी आपको पता है पिछले मिसबा और यूनुस खान ये लोग सब मिलके इंजमाम के दौर में मुश्ताक सब मिलके डिस्कस। मेरे हिसाब से असद शफीक जो है वो कुछ वैसे भी कुछ क्वाइट टाइप का बंदा है। बाबर आजम को तो मैंने 1-2 दफा देखा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप 75 टेस्ट खेल गए हो भाई, अगर आप टीम को जाके मशवरा नहीं दोगे, आप प्राइड हो पाकिस्तान की, आपको तो हर सूरत में मैच जीतने के लिए जाना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम होगा तो मैं सरफराज भाई से ये क्वेश्चन करूंगा तेज बॉलर का, क्योंकि ये 2 ओवर उसने किए थे, 2 ओवर में 1-2 कोई बाउंसर की उसने, लेकिन मुझे तो कहीं बाउंसर दिखाई नहीं दी। और क्रिस वोक्स जो है वो तो जाते ही जाता है बाउंसर प्रयोग करने। जी सरफराज भाई। जी बिल्कुल, नईम से मैं जो बात कर रहे हैं मैं ये आपसे डिस्कस करने वाला था, लेकिन दरमियान में मैं रह जाऊंगा अगर बाबर आजम की बैटिंग की तारीफ में। प्लेयर हैं और बहुत अच्छा खेल रहे वो 69 पे, और बड़ी अनलकी है पाकिस्तान टीम के, वो सेकंड में आउट हो गए। पाकिस्तान का सारा दारो मदार बनता बाबर पे है, लेकिन वो आउट हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा बहुत खेल रहे थे। अब जो ये बॉक्स की बात कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि माइकल होल्डिंग ने भी ये स्काई स्पोर्ट पे बार बार बात कर रहे थे, वसीम अकरम बार बार कर रहे थे कि इनके पास नसीम शाह है और शाहीन आफरीदी को जो है राउंड द विकेट आके उनकी चेस्ट पे बॉलिंग करनी चाहिए, शॉर्ट पिच गेंदे करनी चाहिए। पिछले पांच इनिंग में उनका 5 रन का एवरेज है और आपके खिलाफ वो 84 नॉट आउट कर गए, हैरत अंगेज तौर पे। ऊपर शॉर्ट पिच गेंदों पे वो बहुत खराब खेलते हैं, अगर मैं लफ्ज खराब इस्तेमाल कर लूं। ये माइकल होल्डिंग के अल्फाज हैं जो स्काई स्पोर्ट्स को कह रहे थे, और ये आपने भी देखा मैंने भी देखा। 5 इनिंग में उनका 5 रन का एवरेज है लास्ट 2 मैचेस वो खेले, और हमने उन्हें रन करा दिए। नसीम शाह जो 90 माइल पर आवर पे हैं, और शाहीन आफरीदी, क्योंकि मैं खुद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर रहा, राउंड द विकेट आके अगर शॉर्ट पिचेस करते तो मैं नहीं समझता कि 10, 20, 30 रन के
के बाद वो 167 पे 5 आउट टी के बाद भी अगर बाउंसर्स कर लेते तो शायद आउट कर लेते। ये मैच पाकिस्तान ने अपना जीता हुआ मैच उसे दे दिया। अगर मैं इसको सरफराज आसान भाई, लफ्जों मेरा में एक कहूँ, और बहुत क्वेश्चन है। मुझे ही शाहिन शाह अफरीदी जो है वो आके जो राउंड द विकेट गेंद शुरू कर देता है हर मेरे ख्याल 1-2 ओवर के बाद, तो वो ज्यादा इफेक्टिव ओवर द विकेट है या राउंड द विकेट है? ओवर द विकेट तो उसको बॉलिंग करनी चाहिए, वो है, वो कॉपी करता है वसीम अकरम को राउंड द विकेट आके कि गेंद इन स्विंगर होगी, मेरी आउट स्विंग जज नहीं होगी। लेकिन बहुत यंग है अभी, अभी थोड़ा सा नई बात यह है कि ये दोनों लड़के 20 साल और 17 साल, अभी इन्हें टाइम देना चाहिए, इनको सीनियर फास्ट बॉलर्स को खिलाना चाहिए, इन्हें टीम के साथ रखना चाहिए, सीखने का मरहला इन दोनों का। यही सरफराज दोनों भाई, फास्ट बॉलर जब मेरा सीनियर सिर्फ हो सवाल जाएंगे। ये है कि वकार यूनुस वहां बैठा है, इतना बड़ा लेजेंड तेज बॉलर, उसको इतना नहीं पता कि वो उसको जाके बताए कि भाई तुम ओवर द विकेट गेंद करो, राउंड द विकेट इतने इफेक्टिव नहीं होगे। ये बात कार यूनुस को भी पता है। मैनचेस्टर में स्काई स्पोर्ट्स के साथ वसीम अकरम भी मौजूद थे और उस ग्राउंड पे वो मैच भी टिप्स दे सकते हैं, मैच के बाद भी टिप्स दे सकते हैं, होटल में भी वसीम अकरम टिप्स दे सकते थे उन बच्चों को। लेकिन मैंने ये देखा कि वो बॉलर्स अपनी तरह गेंद करते रहे। आपकी एक बात है जो पूरी दुनिया में कही जा रही है कि फास्ट बॉलर ने क्यों नहीं बाउंसर्स की बॉक्स को, ये एक बात को बहुत उठाया जा रहा है कि वो बाउंसर पे वीक है। स्पेशली माइकल होल्डिंग लास्ट टाइम तक और शेन वॉर्न लास्ट टाइम तक ये बात करते रहे और एस क्रिकेटर हम भी बात कर रहे हैं, क्योंकि 117 चले टी पे चले गए थे, टीम बाहर गई थी 20 मिनट के लिए, तो वकार यूनुस ये फिर समझा सकते थे अपने दोनों बॉलर को कि ओवर में 2 3 4 शॉर्ट पिच गेंदे करें। और जो की इन्होंने, वो एक कैच ऐसा था यासिर शाह के पास चला गया था, यासिर शाह की हाइट कम है तो हाथ उन तक नहीं पहुंच सके थे, वहां भी तकरीबन 50 रन का फर्क था, हम फिर उनको आउट कर सकते थे। बहरहाल क्रिकेट है, मुश्किलात आती हैं, यंग टीम है, लेकिन अजहर अली बिल्कुल कप्तानी की टीम जेल नहीं है, आपकी टीम जेल नहीं है। बाबर जरूर आए लेकिन कम से कम एक वक्त में 3-4 प्लेयर को बकअप करना चाहिए था इन फास्ट बॉलर को, मिड ऑफ मिड ऑन पे सीनियर खिलाड़ियों को खड़ा होना चाहिए था और इन दोनों यंगस्टर जो थे इनको समझाना चाहिए था। यासिर शाह के भी करीब जो लोग रहते हैं अगर उनको बकअप करें तो मैं समझता हूँ ये मैच आसानी से जीता जा सकता है। मोनिस और सरफराज भाई, मेरा अगला सवाल नेक्स्ट टीम पाकिस्तान की नेक्स्ट टेस्ट के लिए दोनों से। हाँ नहीं, वही अब मैं इसी पे आ रहा था क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम भी कम है। तो अगला मैच जो है एज इस बाउल पे है अपना ग्राउंड पे, और हम ये अब इसका अगर रेपुटेशन पिछले ही मैच का देखा जाए, वेस्ट इंडीज का देखा जाए, तो वेस्ट इंडीज टॉस जीत के बैटिंग की थी, वहां पे फास्ट बॉलर गैब्रियल ने, और इन लोगों ने वेस्ट इंडीज की तरफ से आउट किए थे सबसे ज्यादा और मैन ऑफ द मैच हुए थे। आउट तो खैर उनके कप्तान ने किए थे वेस्ट इंडीज के, उसमें आउट किए थे। और हम अब आप इस पे ये बताएं कि अगली मैच के लिए टीम क्या होनी चाहिए, सेम टीम के साथ जाना चाहिए? इंग्लैंड का तो सर वाजे हो गया कि जाहिर है उनके बेन स्टोक्स की हम नहीं देख सकेंगे, वो बहुत अच्छा प्लेयर है एज ए क्रिकेटर। उन्होंने एक ऑलराउंडर बुलाया रॉबिन्सन के नाम से, वो अभी तक टेस्ट नहीं खेला, बट उन्होंने उसको कॉल किया है काउंटी क्रिकेट छोड़ के वो वहाँ टेस्ट स्क्वाड को ज्वाइन करेगा। अच्छा अच्छा, और नहीं वो तो फिर तो अच्छी बात है। और जैक कैरली भी मौजूद है, जैक क्रॉली, तो वो उसको भी खिला सकते हो, तो 6-7 लंबे कद के दाएं हाथ से खेलने वाले अच्छे प्लेयर हैं वो भी। लेकिन अब आप अगले मैच की बात बताएं कि उस ग्राउंड पे क्या टीम खिलानी चाहिए, आप और सरफराज भाई दोनों, और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। जी बात ये है मोनित कि हमारे पास तो अभी भी जगह है। शादाब को जैसे नईम ने कहा कि आपने बॉलिंग ऑलराउंडर खिला दिया, 45 रन कर दिए, लेकिन 45 या 50 रन नहीं, आपको जेन्युइन बैट्समैन खिलाना पड़ेगा। 6 नंबर पे 7वें पे रिजवान चले जाएंगे, तो आपके पास फवाद आलम मौजूद है इस वक्त और कोई बैट्समैन नहीं है। या तो सरफराज को कंसीडर कर लें, आप सरफराज को कंसीडर नहीं करेंगे तो फवाद आलम की जगह बनती है। और रोज बॉल का पता है, बहुत कम लोगों को पता है कि हैम्पशायर काउंटी का ये ग्राउंड है और यहाँ 4 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, जिसमें 2 टेस्ट मैच इंडिया से जीता है इंग्लैंड, 1 से ड्रा हुआ और अभी हाल ही में जो है वो वेस्ट इंडीज की शिकस्त खाई है। तो उस ग्राउंड में थोड़ा सी खसूसियत यह कि आखिर में स्पिन जरूर लेता है बॉल। 9 आउट किए थे मोइन ने इंडिया के। तो ये टीम बाकी तो जो भी खिलाए पाकिस्तान, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 6 नंबर पर फवाद की जगह बन रही है। आप उसे 5 या 6 कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग में एक तब्दीली ये है। और अगर आप चाहते हैं कोई बॉलिंग की तरफ देखना चाहते हैं तो आप देख सकती है या इसी के साथ जा सकती है। और आप जो बात कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ शायद जाएंगे, वो अच्छी बैटिंग करते हैं वो। और यहाँ एक बात और बता दूं, आप
पॉप ओवले ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, मुझे वो बहुत पसंद आया यंगस्टर तो ना खेल, तो उसकी भी तारीफ करनी होगी। आइन बेल की तरह खेलते हैं, बड़े अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। तो हमारी तरफ से तो मेरा ख्याल है एक चेंज तो है कि 6 नंबर पे। सरफराज भाई, मैंने एक तो आपको बैट्समैन का पूछा था, नंबर 6 वो तो क्लियर हो गया था। बॉलिंग का मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि शायद कैन वी गो फॉर 2 स्पिनर्स, और हम एक स्पिनर के साथ जाएंगे और एक नंबर 6 पे हम प्रॉपर बैट्समैन खिलाएंगे। मैं अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड की लास्ट 2 सीरीज देखूंगा तो उसमें फिर वो बात आ जाती है कि मैं सरफराज को कह दूंगा कि सरफराज को खिलाओ, मेरी शायद दिली उससे वो हो जाएगी। लेकिन उसने हर टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो अगर फवाद आलम से कोई मसला है मिसबाह उल हक को या हमारी टीम मैनेजमेंट को जो उसको खिलाते नहीं बेचारे को, मैं अगर तो मेरे हिसाब से तो फिर आपके पास 2 चॉइस बनती है, या तो आपके पास फवाद आलम बनता है, वरना मैं तो सरफराज को एज ए बैट्समैन खिला दूं नंबर 6 पे और रिजवान को नंबर 7 कर दूं, क्योंकि सरफराज का एवरेज भी बहुत अच्छा है। अब मुझे आप बताइए कि अब आप क्या कहते हैं इस बारे में। बॉलिंग तो मेरे ख्याल से पता नहीं शादाब खेलता है या नहीं खेलता। हाँ नहीं, सरफराज भाई नईम ने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरा एक सवाल ये भी कि आपको कुछ हिस्ट्री पता है फवाद आलम की? कहीं इसने कभी SNGPL जो टीम थी उसको कभी रिफ्यूज तो नहीं किया कि ये वो एनिमिटी और वहां से वो, या UBL एक को? बात और मैं कह दूं कि जो सरफराज का अगर आप टेस्ट स्ट्राइक रेट देखें ना टेस्ट में, तो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 80 का स्ट्राइक रेट है। वो आके मैच ही बदल बहुत देता है, तेज, जी जी 2-4 2 चौका, जैसे शादाब ने आके किया, फिर जी। उसके हाँ वो बाद बिजी, देखा देखी शान भी करने लगा। शान भी, वो बिजी बिजी प्लेयर है, वो हमेशा इसी तरह से बैटिंग करता है। तो सरफराज सरफराज भाई भाई से आपको, राय ले लेते हैं। हाँ सरफराज भाई आप जरा दोनों सवालों का जवाब अगर मुमकिन हो सके तो दे सकें। हाँ जी, मैं ये SNGPL की बात तो नहीं करूंगा, लाजमी बात है वो एक डोमेस्टिक है और ये पाकिस्तान का ग्रीन स्टार लगा हुआ इसकी है। लेकिन नहीं, इसको अगर गौर से हम देखें, हमने 4 इनिंग खेली है वहां, 2 मैचेस खेले पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान व्हाइट की। उसके अंदर ना सरफराज से स्कोर हुआ है और ना फवाद आलम से स्कोर हुआ है। अच्छा, नंबर 1 विकेट कीपर चारों के कोचेज हैं, वो ये कहते हैं कि रिजवान इज द बेस्ट चॉइस। तो मेरा भी ये आइडिया है कि अगर सरफराज को खिला ले विकेट कीपर बैट्समैन, ये फवाद आलम को खिलाना चाहिए। 4-5-6 साल से वेटिंग में है वो लड़का, 10,000 से ज्यादा रन कर चुका है। अच्छा, हम तो तारीफ करेंगे, हम बचपन से देखते हैं समझते हैं, लेकिन अभी जो 4 इनिंग खेला है वो 4 इनिंग उसने अच्छी नहीं खेली जो डर्बी शायर में प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं। तो ये उन 4 इनिंग्स पर क्यों जा रहे हैं हमारे कोचेस? जब आप शादाब को एज ए बैट्समैन खिला सकते हैं तो जेन्युइन बैट्समैन है, उसको खिलाना चाहिए और उसको चांस देना चाहिए। बिल्कुल इस वक्त जो हक बनता है नंबर 6 पे खेलने का, क्योंकि आपके पास कोई बैट्समैन नहीं, फिर तो नई वाली बात हो जाए कि स्ट्राइक रेट भी अच्छा है सरफराज का, इंग्लैंड में अच्छा भी खेलते हैं और वैसे भी काफी जहां दीदा खिलाड़ी हैं, समझते हैं, कप्तान भी रहे। लेकिन अगर आप एज ए प्योरली बैटिंग की बात करेंगे और जो डिजर्व करता है इस वक्त नंबर 6 पे खेलने में इस टेस्ट मैच के लिए, वो फवाद हैं और फवाद को खिलाना वैसे भी चाहिए। सरफराज भाई लेफ्ट हैंड बैट्समैन की जब इंडक्ट होता है तो उसकी वजह से भी लाइन और लेंथ भी फर्क, आपको ये एक एडवांटेज हो जाता है लेफ्ट हैंड बैट्समैन, अगर कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन बीच में आता है तो। फवाद आलम देखिए, नंबर 6 पे, नंबर 5 पे, नंबर 7 पे मिडिल ऑर्डर में जब आप बेन स्टोक जैसे आ जाता था बीच में, या वो गिलक्रिस्ट नीचे आ जाते थे खेलने, कहीं भी दुनिया के ले लें। अच्छा, वेस्ट इंडीज में तो बहुत लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, कोई भी परेशानी होती है बॉलर को, ऑस्ट्रेलियन ले लें, कोई भी ले लें आप, न्यूजीलैंड ले लें, 5-6 पे जब दूसरा कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन आता है, एक ओपनर है और एक नीचे, तो दुनिया की सारी बॉलिंग को परेशानी होती है, लाइन और लेंथ को मेंटेन करने में परेशानी होती है। और अब ये लकी और अनलकी प्लेयर हैं कि रन होते नहीं होते, लेकिन एक चांस मिलना चाहिए फवाद को। ये तो हमारी बैटिंग हो गई। इसके अलावा एक बात और कर दूं जो हम नहीं कर रहे, आपको माफी चाहता हूं, चांस मिलना चाहिए और चांस कंसिस्टेंट तौर पे मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक टेस्ट खिला के अगर अल्लाह ना करे फवाद आलम रन ना करे तो उसकी बेचारे की क्रिकेट ही हो गया, चलो यार चांस दे दिया खत्म। उसको एटलीस्ट 2 से 3 से 4 टेस्ट मिलने चाहिए ताकि उसको अपना टैलेंट शो करने का मौका मिले। एक बात और, दूसरी बात मैं अगर आपसे कहता हूं, अजहर अली क्योंकि थोड़ा शेकी खेल रहा है, तो अगर बाबर आजम नंबर 3 पे आ जाए, असद शफीक 4 और अजहर अली नंबर 5 पे आएगा, तो आपकी राय में कैसा रहेगा ये? नहीं, वो तो खेलते ही ओपन और 1 डाउन है, वो तो नीचे जाएंगे नहीं और कप्तान है, उन्हें एडवांटेज भी है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं फवाद आलम की, वो फवाद आलम उस नंबर बेहतरीन प्लेयर है पाकिस्तान के पास,
और पाकिस्तान के पास इसके अलावा आप जो बात कर रहे हैं ना, तो 2 टेस्ट मैच तो ये इंग्लैंड में है, इसमें तो ये दोनों टेस्ट मैच खिलाएं। अगर एक टेस्ट फ्लॉप हो जाता है तो दूसरे टेस्ट पे चांस ले लें उसका। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यूनुस खान जो इस वक्त कोच हैं, ये कप्तान थे उस वक्त जब एक ओपनर ड्रॉप करके इसको ओपन कराया गया था श्रीलंका में, और इसने 168 डेब्यू में कर दिया था। तो एक वोट तो उसका पक्का है इस वक्त, बिल्कुल। मतलब जो बैटिंग कोच है उसका वोट तो पक्का है। और वकार यूनुस की भी लाइकिंग में है, होना तो मिसबा की लाइकिंग में भी चाहिए, सबकी लाइकिंग में। ये पाकिस्तान में डोमेस्टिक में रन करता है और पाकिस्तान के ग्रीन स्टार है, डिजर्व करते हैं, लोगों को चाहिए कि खिलाएं। अच्छा, ये बैटिंग पे हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, साउथहैम्पटन की विकेट थोड़ा कभी कभी सेकंड इनिंग में फेवर भी कर जाती है, फर्स्ट इनिंग में भी अच्छा 300 रन का रिकॉर्ड हो जाता है, 569 कर चुकी है इंडिया के खिलाफ इसी ग्राउंड में। तो ऐसा भी चांस है कि पाकिस्तान लंबा स्कोर कर सकता है, हार जीत फतेह और शिकस्त है। लेकिन जो आप बात करें, एक बैट्समैन जब खिलाएंगे तो एक बॉलर तो कम हो गए शादाब, अब एक स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर ले गए, और आप 3 फास्ट बॉलर से जाएंगे। मेरी राय अगर है, ओपिनियन है, करते पाकिस्तान के पास कोचिज हैं, कि क्या उस यंगस्टर को फिर चांस देंगे ये नसीम को, या किसी और पर खेलने के लिए जाएंगे सोहेल खान पे या नहीं। तो ये फैसला करना ग्राउंड में मौजूद है, सिलेक्शन कमेटी सारे कोचेज मौजूद हैं, क्या करते हैं। नहीं सरफराज, आपने डिस्कशन भी सुनी होगी स्काइप पे भी और उस पे भी, और आपने ये देखा होगा सब ज्यादातर नसीम की फिटनेस पे भी सवाल उठाया कई दफा लोगों ने। उसकी बॉडी जो है ना वो स्टिफ लग रही है, पूरा अपनी बॉडी को नहीं मार पा रहा, या पिछले पाँव पे या जो भी उसकी व्हाटएवर प्रॉब्लम। तो वो आपको कुछ लगा कि इस मैच के दौरान, और वो लंबे स्पेल आया कर सकता है, वो तो छोटे छोटे बर्ड्स में तो अच्छी परफॉर्म दे रहा है, लेकिन और आपका इस पे क्या, बाकी और प्लेयर्स की फिटनेस? जी, मैं ये नसीम की फिटनेस को जो आप कह रहे हो, एक दफा बाहर गए थे ग्राउंड से, स्पाइक चेंज करने गए कुछ, तो ये बात हो रही थी वहां पर, कमेंटेटर बैठकर कह रहे थे कि अनफिट हो गया ये। और उसकी पेस होने के बावजूद और विकेट में वेयर इन टेयर होने के बावजूद, उसका गेंद कोई पड़ने के बाद फ्लाई भी कर जाता था, वो अपना 100% नहीं दे पा रहा है लड़का, ये बात तो तय है। या तो ये है कि बहुत यंग है, अभी मेच्योर नहीं है, फिर स्पाइक्स के साथ ग्राउंड में दौड़ना, अभी जुम्मा 8 दिन की उनकी क्रिकेट है, वो बड़ा मुश्किल एक चीज है, सीखने के अमल में है वकार यूनुस। लेकिन टाइम है आपके पास, 1-2 साल और हैं। आप उसकी जगह अगर 10 आउट किए हैं सोहेल खान ने, इसी टीम के जो आपस में इनके मैच हुए थे 5-5 आउट किए हैं, वो टीम में नहीं थे 16 में, उन्होंने जगह बनाई है। तो आप देख लें, वहां पर मौजूद हैं, वकार भी हैं, मिसबा भी हैं, देख सकते हैं, अगर वो लड़का इनके काम आ सकता है। फिर आप भी बात कर रहे हैं, वैसे भी बात होती रहती है कि बैटिंग भी कर लेता है वो, कहीं अगर थोड़ा सा मौका मिल जाता है नीचे आके तो 25-30 रन डाल सकता है वो प्लेयर भी। अब देखना है कि पाकिस्तान क्या करता है, लेकिन मैं इस पे सहमत हूं कि फवाद को जरूर खिलाया जाए। और अगर बॉलिंग की बात आती है तो अगर नसीम शाह पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी जगह आप चेंज कर सकते हैं जो आपके पास फास्ट बॉलर है। काशिफ भट्टी को भी लाना चाह रहे हैं ये लोग, बहरहाल एक ऑप्शन है इनके पास, अगर ये बॉलिंग लंबी करा दीजिए तो इनकी डिपेंड करता है क्या क्या फॉर्मेशन, क्या फार्मूले के साथ टीम जा रहे हैं, 6-4 या 5-5 के हिसाब से जा रहे हैं। लेकिन ये कि थोड़ा सा अजहर अली पे बात इसलिए आपने भी की, हमने भी की, लेकिन जब तक उसकी अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं होगी तो उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज भी इसी वजह से, कप्तानी में इसी वजह से भी फर्क आ रहा है, उसमें अपने कॉन्फिडेंस के भी बहुत शेक है। फिर उसके पास वाइस कैप्टन जो है वो भी बाबर आजम है, या वो भी कोई इतना खास एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते टीम में, ये एक्टिविटीज नहीं दिख रही। इंग्लैंड की तो चले जो जैसे तरह के जो रूट और बेन स्ट्रोक की जगह मेरे ख्याल से वाइस कैप्टन पता नहीं कौन बनता है, मुझे इसका आइडिया नहीं, या तो जॉस बटलर ही हो जाएगा, मेरे ख्याल से वही सीनियर है। जॉस बटलर भी बड़े खामोश से तबीयत के आदमी है। लेकिन ये कि इंग्लैंड के तो प्लेयर इसी तरह चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर जब तक विकेट कीपर शोर नहीं करे, सीनियर प्लेयर्स आकर डिस्कस नहीं करें, हंगामा नहीं करें, फास्ट बॉलर्स की तरह इसी तरह जैसे शुएब अख्तर और इन्होंने बोला है कि घूरी ने लगाए, जैसे आपको भी पता है फास्ट बॉलर, तो ये इंटेंशन हमें दिखी नहीं। या तो कप्तान की तरफ से कम इनको पुश किया जाए कि ये चीजें करें और थोड़ा शोर करें। तो आपका क्या ख्याल है? नईम और आप दोनों से मेरा सवाल है। मेरे हिसाब से मैं इस बात तो से पहले आप चले नईम आप पहले फिर हम रिजवान तो बेचारा कोशिश कर रहा था, और रिजवान ने विकेट कीपिंग स्पिनर्स पे खासकर बहुत अच्छी विकेट कीपिंग भी की है। वो बेचारा अपने तौर पे कोशिश कर रहा था। असल में हम एक पार्ट मिस कर रहा है, पीछे पहले कप्तान हमारा विकेट कीपर होता था, वो बहुत ही बोलता था, डांटता भी था, तो लोगों को बुरा लगता था। तो मैं यही कहता था भाई ये असल में नेचुरली कप्तान है, ये शुरू से जब से आया ये टेनिस बॉल से और अंडर 19 से और PIA से, और अब पाकिस्तान का कप्तान बन गया। मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, सरफराज भाई ज्यादा बताएंगे।
कि ये नेचुरल टाइप का कप्तान था, तो वो जीतने के लिए खेलता था। हारा भी है वो बहुत, पिछले जो अगर देखा जाए तो वो 7 वनडे जीता भी है लगातार। इसके बाद उसको खैर जो आखिरी टेस्ट खेला था उसमें भी उसने 10 कैच किए थे, 50 रन भी किए थे। 50। वो तो एक डिफरेंट स्टोरी हो गई, वो तो चला गया। अभी तो लगता है वो हिस्ट्री हो गया, शायद T20 खेल जाए। लेकिन वो बोलता रहता था, तो हम एक तो बहुत बड़ा पार्ट वो मिस कर रहा है। पीछे फिर अजहर अली भी बहुत खामोश तबीयत है, असद शफीक भी खामोश तबीयत है, बाबर आजम मेरे ख्याल से नहीं बोलता। और मैंने किसी दो चार प्लेयर ऐसे हैं जो मैंने देखा नहीं जो जी, यासिर शाह भी बूस्ट अप करें। रिजवान बोल रहा है थोड़ा, उसका स्लो बोलता है वो, असल में थोड़ा पश्तो है, तो वो अपनी जबान में ज्यादा बोल रहा होता है क्योंकि काफी लड़के उसकी जबान समझते हैं। मेरे हिसाब से आई गेस के जो वन ऑफ द फैक्टर्स। सरफराज भाई ने बात की है, फवाद आलम को चांस मिलना चाहिए। दिस इज द ओनली चेंज हमको करनी चाहिए टीम में। अगर नहीं करेंगे फिर शायद आपको खिला देंगे, तो मैं ख्याल फिर फवाद आलम आने के बाद फिर कहाँ खेलेगा। अभी तो कोई करीब में टेस्ट सीरीज भी नहीं है। अच्छा, इस विकेट पे कितना स्कोर पहले आप तो उम्मीद करते हैं अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो क्या करे, और कितना स्कोर करे अगर बैटिंग करता है या बॉलिंग, जो भी वॉटएवर। सरफराज भाई आपकी क्या राय है, बैटिंग करे या टॉस जीत के? जी, ये इस तरफ भी आ जाते हैं। पहले मैं वो बात भूल जाऊंगा जो आपने अजहर अली के लिए की। देखिए, अजहर अली का अब हम कोचिंग की भी बात कर लेते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं वो। आप देखिए, टो पे जाता है प्लेयर, फ्रंट फुट पे जो जाता है, ये हील पे जाते हैं। एक इनका सबसे बड़ा मुश्किल है, ये हील पे जाते हैं। जब ये हील पे चले जाते हैं तो इनका बैलेंस खत्म हो जाता है और ये क्रॉस चले जाते हैं और ये LBW हो जाते हैं मुसलसल इनके साथ। ये तो इनका बैटरिंग का हो गया। अब आप इंग्लैंड की बात कर रहे थे कि वो क्या करते हैं, आप जाइए और इनके चारों दिन के उसमें जब फील्डिंग थी देखिए, ये 4 फास्ट बॉलर एट ए टाइम आके खड़े हो जाते थे एक जगह और 2-2 मिनट तक डिस्कशन करते थे। अपना कप्तान भी अगर उनका होता, बॉलर चारों आ जाते थे, चाहे फाइन लेग जाना है या पॉइंट जाना है, चारों बॉलर खड़े होते थे। कितनी ही दफा मैंने ग्राउंड में देखा, ये कितनी अच्छी बात है। जो रूट कप्तान के अलावा एक फास्ट बॉलर ने किसी ने भी चारों में से गेंद करनी है, आप देखिए, और वो चारों आ जाते थे। हमारे यहाँ ये चीज का फुकदान है। वो रिजवान पश्तो बोलता है बहुत अच्छा, लेकिन लाउड है, बोल रहा है, अपने प्लेयर्स को बकअप कर रहा है। और फिर वही बात है कि खामोश तबीयत की बात नहीं होती क्रिकेट में। मोने साहब भी बड़े खामोश तबीयत हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड में होते थे अपनी टीम को बकअप करना पड़ता है। कोई ताली बजाएं, कोई बात करें, कोई आप अपने बॉलर्स को जब तक इस बात पे राजी नहीं करेंगे कि आप ही हो, आप यू आर द वन, कि आप आउट करोगे, उनको शाबाश दोगे, चौका लगेगा, कोई नहीं, सिर्फ एक रिजवान कर रहा है। असल में बॉलर्स और अब आप आ जाएं, आप जो बात कर रहे हैं हाँ, मैं बॉलर और बैट्समैन के लिए ये बैकअप जैसे तालियां अपने ड्रेसिंग रूम से भी, चूंकि अब तो तमाशाई भी नहीं है, वरना उनके भी बैकअप वो आपको पता है वो बूस्ट अप करते हैं जब तमाशाई पीछे से शोर कर रहे हैं। चाहे आप मेहमान टीम हो चाहे मेजबान टीम के लिए तो खैर बहुत ही अच्छे होता है। एक कमी ये भी है कि जाहिर तमाशाई नहीं, और ऊपर से फिर हमारी टीम में कोई बैकअप भी ना करे, ना ड्रेसिंग रूम से कोई ऐसा शोर आए, तो ये चीज़। और फिर आप वही वाले आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि कोई आपस में फास्ट बॉलर्स या स्पिनर्स या जो भी है वो आपस में कोई डिस्कस करते हुए भी नहीं दिखे। हाँ, बाकी आप सरफराज भाई आप बोले, आप क्या कह रहे थे? सॉरी। हाँ, मैं आपको इससे पहले कि जाऊं कि पाकिस्तान क्या करे टॉस जीत के, मैं एक बात और कर दूं। आपने बड़ी अच्छी बात की तमाशाई की। इंग्लैंड को तो मुश्किल पेश आ रही है तमाशाई की, लेकिन हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं सालों से UAE में, अबू धाबी में और दुबई में, शारजा में तो होते हैं, वहां तो 20 तमाशाई आते हैं। मैं ग्राउंड पे रहता था तो पाकिस्तान तो खुश होता है, कितने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिए, कितने ही यासर ने आउट कर दिए, वहां लोग ही नहीं है, तो हम तो आदी हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है ये। इंग्लैंड को फर्क पड़े तो पड़े। अब रहा ये कि इस ग्राउंड पे जो मैच हो रहा है, इस पिच पे जो मैच हो रहा है, वो तो खैर बारिश वारिश क्या है कैसा है तो देखेंगे, ग्राउंड जाएंगे। अगर ज्यादा मॉइस्चर नहीं है तो इन्हें हर सूरत में बैटिंग करनी चाहिए और 300 प्लस रन फिर इनको फायदेमंद होंगे। और मैं समझता हूँ टीम में दम है, और अगर एक बैट्समैन और इंक्लूड कर देंगे, डेप्थ बढ़ जाएगी इनकी। और जब डेप्थ बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं नीचे से छठे सातवें नंबर पे भी 50-60 रन बने, और 100 रन की पार्टनरशिप अगर पहली इनिंग में शादाब के साथ हो गई थी, तो वहां अगर 100 रन की पार्टनरशिप मिल जाए तो मैं समझता हूँ 350 प्लस भी रन हो सकते हैं और इनको जाना चाहिए। लेकिन अगर विकेट देखें कि इतना ही ज्यादा मॉइस्चर है, ये तो फिर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 4 लेजेंड आपके वहां पर मौजूद हैं जो बेस्ट क्रिकेटर भी हैं कोच के अलावा, तो वो भी देखेंगे, अदर भी देखेगा, कुछ और प्लेयर भी देखेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बैटिंग की तरफ जाए। 4th इनिंग में 250 रन हमारी टीम इस बॉलिंग पे के 1000 विकेटों के साथ
क्रिस ब्रॉड और वो आते हैं। अब तो 590 विकेट उनकी हो गई, 500 प्लस इसकी हो गई। लेकिन मुझे जोसेफ आर्चर बहुत अच्छे लगते हैं, बॉक्स आगे से अच्छे। तो हमें दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग का मुकाबला करना है 4 फास्ट बॉलर का। और मुझे उम्मीद है कि ये अगर ऊपर से एक और बात आखिरी करता चलूं मैं, कि ऐसा नहीं है आबिद अली ने अच्छी बैटिंग नहीं की, अपने विकेट थ्रो की है उन्होंने, बेस पे आउट हो गए। क्या ये देख रहे हैं पहली इनिंग में भी अच्छी बैटिंग नहीं? क्या इमामुल हक की तरफ भी नजर जा सकती है? कोचिज बैठे हुए, क्या उसको 2 चांस देंगे, 4 इनिंग आबिद को देंगे? ये भी देखना होगा। डिजर्व करता है कि उसे 4 इनिंग मिले, लेकिन अच्छी बैटिंग नहीं की उन्होंने एज ओपनर। हाँ, जो टैलेंट है अपना सही। अब नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगे फिर हम अपना मेरे हिसाब से तो आबिद अली को मैं जहां तक समझता हूँ तो शायद एक मौका और मिलना तो चाहिए, उसे डिजर्व भी करता है। और बाकी जब भी हम अगर हम 300 प्लस कर देंगे, इंग्लैंड में हमारी हिस्ट्री रही है कि हम फिर पकड़ लेते हैं उन्हें। हम इंग्लैंड में हमेशा अच्छा खेलते हैं, हमेशा सीरीज बराबर कर लेते हैं। इमरान के दौर में एक आध सीरीज हम जीते भी है, लेकिन जहां हमने 300 प्लस कर दिए तो इंशाल्लाह ताला हम उन्हें पकड़ेंगे। हमारी बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है। बाकी इस टेस्ट के बाद अगर आबिद अली, अल्लाह करे कि आबिद अली करे, अभी रिजवान ने रन नहीं किए। रिजवान बहुत गट्सी प्लेयर है, अभी उसने दोनों इनिंग में रन नहीं किए। आके वो पहली इनिंग तो अच्छा नहीं खेला, दूसरी इनिंग बहुत अच्छा खेल रहा था, 27 रन जो उसने किए थे। तो लग रहा था कि रिजवान रन करेगा, वो अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा विकेट कीपर भी है। तो लेट्स सी, हमें दो लड़कों से हमें बड़े रन चाहिए। एक कोई 100 करे, एक कोई 70-80 कर दे, तो हम 300 प्लस कर। हम तो इसी बात पे अपने प्रोग्राम पे ख़त्म करते हैं। और सरफराज भाई के पास आखिरी दफ़ा फिर बात हम जाएंगे तो कि पाकिस्तान जो है इन दोनों टेस्ट मैच में रैप अप करे और सीरीज को रैप अप करे, 2-1 से जीते। और 12 लड़कों का मॉरल हाई है, और कोचिंग स्टाफ का भी और हम लोग को भी। सारे पाकिस्तान के लिए ज़्यादातर यही कहा जाता है कि दुआओं से ही चलता है वर्ल्ड कप से ले। तो हम सबकी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह करे जी। इसके सरफराज भाई, आप एक चैनल के आपने पिछली एपिसोड्स भी देखी और अब भी देखी, तो उसके लिए बारे में कुछ कहें, फिर उसके बाद हम इख्तिताम करते हैं। जी, इख्तिताम करने से पहले मैंने सारे आपके एपिसोड देखे, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि तुम क्रिकेटर हो मोनिस, तो तुम बहुत समझते हो इस चीज को, और यूएसए की क्रिकेट पे जो आपका फोकस है वो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो मैं आपके सारे देख रहा हूँ चैनल से, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इसको ज्वाइन करेंगे, देखना शुरू करेंगे। आखिरी बात और पाकिस्तान के लिए करता चलूं कि पिछले 10 साल से पाकिस्तान इंग्लैंड में हारा नहीं है। 87, 92 और 96 में आप टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में जीते हैं, तो आपके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। लास्ट 10 इयर्स आप सीरीज नहीं हारे, और 87, 92 और 96 में आप टेस्ट सीरीज जीते हैं। तो ये जो बात आप कर रहे हैं कि अभी ये जो 2 मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सीरीज बराबर भी कर सकते हैं, आप अप भी हो सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि पूरी टीम, और आपने जिस तरह मैनेजमेंट की बात की, ये सब जेल होके किस तरह पाकिस्तान का करते हैं। और आप एक दफा आपको फिर मैं मुबारकबाद दूंगा आपके चैनल को कि माशाल्लाह आपने वहाँ यूएसए से इस चैनल को शुरू किया, और मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू जज़ाकल्लाह। हम और नईम के लिए हमने ज्यादा चढ़ाया हुआ है। बात थैंक यू आप सब लोगों का, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। बहुत अच्छा रहा, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।